नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मौजू कुछ हमारा इस नोयत का है कि मईशत में बेहतरी की शरह को हमने अपने लिए कुछ और तयन किया था, फिर उसको डाउनवर्ड रिवाइज़ कर दिया, फिर सुना IMF ने उसको मज़ीद डाउनवर्ड रिवाइज़ कर दिया। लेकिन हमने कहना यही है कि मईशत बहुत अच्छी है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, हालात भी बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, समझ आएगा भी नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनते जाएं और एंजॉय करते जाएं। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि शरह नमू की एक ख़ास किस्म की परसेंटेज हमें अचीव करनी पड़ेगी, फिर हमारी इकॉनमी विल बी आउट ऑफ ट्रबल। अब बात ये, इससे पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाते हैं। जो पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, क्योंकि एक चीज़ कुछ और है, दूसरी चीज़ उसकी नफ़ी कर रही है, ताहम दोनों चीज़ों को सही तस्वुर किया जा रहा है और कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक है। दो स्टैटिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लैश में हैं, हम उसे नशर भी कर रहे हैं और जनाब उस पर बात भी कर रहे हैं और फिर उसके बाद तारीफ़ भी कर रहे हैं कि नहीं साहब ये अच्छी है। मुल्क से लोग जो हैं वो माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये हमारी इकॉनमी के लिए बून है। ठीक है, ओके, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मुझे शिकायत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ टेलीविज़न प्रोग्राम करता रहा हूँ। हर हुकूमत यही चाहती है कि उसकी मईशत की तारीफ़ की जाए और हर अगले आने वाली हुकूमत ये कहती है कि वो जो पिछले गए थे ना उनकी ऐसी की तैसी फेर दो, कहो सारी मईशत के अंदर ख़राबी उनकी वजह से हुई थी। तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। इसकी वजह से इशू ये हुआ है कि लोगों का कॉन्फिडेंस मेन स्ट्रीम मीडिया से हट जाता है और फिर वो सोशल मीडिया पर यकीन करना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर हर शख्स जो है वो अपने मिजाज की बात करके उसको आगे बढ़ाता है। बात ही ख़त्म। आप लोगों को ना समझ में आने वाली जो बात है वो यही है कि आप एक वक्त पर मईशत को बेहतर और अच्छा कहने पर अपनी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर कायम हो जाते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया और प्रॉब्लम है। आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है, आपको उसके दौर की मईशत भी अच्छा लगना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस मईशत को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी थी PTI, उसके दौर में भी मईशत का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, कुछ बेहतरी नहीं थी। खैर, मैं यहाँ सियासी बातें और सियासी गुफ्तगू करने नहीं आया। मैं तो आया हूँ शरह नमू पे बात करने के लिए और मईशत के बढ़ने की जो एक परसेंटेज है उसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मशहूर इक्तसादी माहिर व तज्ज़ियाकार जनाब एहसन मेहनती साहब और जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब जो बैनुल-अक़वामी सतह के मईशतदान हैं। आप दोनों को वेलकम करता हूँ शो में। और सबसे पहले मैं एहसन मेहनती साहब की जानिब जाता हूँ। और एहसन मेहनती साहब, आपने देखा होगा कि ऐलान भी हो गया मुन्ने तेरी पॉलिसी माज़रत मॉनिटरी पॉलिसी का और उसके अंदर बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये कि हमें ये भी ख़बर कहीं कहीं से मिली कि पाकिस्तान की शरह नमू या मईशत बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी आहिस्तगी आ गई और IMF ने भी मज़ीद डाउनवर्ड रिवाइज़ कर दिया। तो रेटिंगें बहुत अच्छी आ रही हैं, GDP ग्रोथ रेट नीचे की तरफ जा रहा है। समझ नहीं आ रही मुझे। जी एहसन मेहनती साहब। देखें टू अनफॉर्चुनेट इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं वो सारी प्रेशर में इस वक्त देखी जा रही हैं और उसकी वजह जो हमने देखा कि जो कल डिसीजन आया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कि ये जो सुपर टैक्स की रिकवरी है, आई थिंक ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट जो है इस वक्त कुछ प्रेशर के अंदर हैं। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन है वो समझते ये हैं कि ओवर टैक्स हैं सारी एंटिटीज जो कि लिस्टेड हैं और आई थिंक कि सुपर टैक्स 10% अगर आप देखें तो उन एंटिटीज का जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो टैक्स लगा हुआ है, ये टैक्स इफेक्टिव कहीं 65% पर चला जाता है और आई थिंक कि 65% टैक्स जो है वो माकूल टैक्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो बिजनेसेस ग्रो नहीं करते और हमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी ग्रोथ नज़र नहीं आती। फ्रेश प्लांट्स लगते नहीं हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़ाहिर गंभीर सिचुएशन में एग्जिट करते हैं और आई थिंक कि इसका रिपरकशन हमारी ग्रोथ पर आ रहा है। IMF ने रिवाइज जो ग्रोथ के अशारिये दिए हैं, इंडिकेशन यही है कि पॉलिसी रेट का जो कम ना होना, जो एनर्जी कॉस्ट का हायर साइड पर होना और फिर जो टैक्सेशन का ओवर टैक्स होना उन एंटिटीज की तरफ, आई थिंक ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ हमें
पोटेंशियल नजर नहीं आता ग्रोथ का। बट उसके बरक्स आप देखें तो हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं आईटी के, वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ आईटी पॉलिसी हमारी बेहतर है, कुछ फंड्स भी हमें इंटरनेशनली रखे दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट एक सिल्वर लाइनिंग है। साथ में हमारे रेमिटेंसेस में कुछ हम दे देते हैं, कुछ बोनसेस, जिसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेस के नंबर जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली $41 बिलियन जो एक्सपेक्टेड हैं वो हमें नजर आएंगे। तो रिकवरी कुछ इस तरह से है कि करंट अकाउंट मोरलेस सरप्लस हो जाता है, बट जो ग्रोथ है वो जिस तरह से आपने इंडिकेट किया, वो ग्रोथ पोटेंशियल हमें नहीं मिलता, जिसकी बात जो है वो हमें जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो वीक हो जाती है, और फिर जाहिर है जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है या कॉम्पिटिटिवनेस है वो वीक रहती है। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी जानिब जाऊँगा और आपसे वाज़े तौर पर यह पूछने की कोशिश करूँगा कि एक तरफ कभी कहते हैं फिच की रेटिंग अच्छी हो गई, कभी फलाने ने हमें अच्छी रेटिंग दे दी, और फिर जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो रिवाइज डाउनवर्ड हो जाए, तो ये फिर एक सवालिया निशान नहीं बन जाता? और ख़ास तौर पे आईएमएफ अगर उसके अंदर करेक्शन करे और कह के साहब मज़ीद इसको कम होना चाहिए, तो वो समझ बूझ वाली बात है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखें आईएमएफ तारीफ भी कर रहा है आपकी कि हम जिस तरह चाह रहे थे मुल्क को आप उसी ट्रैक के ऊपर लेके आ गए हैं। और देखिए आईएमएफ का एक अपना एजेंडा होता है, और मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात दोहराई है कि देखें जब आप लोन्स लेते हैं या आईएमएफ जैसे अदारों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर, तो फिर आप एक स्टेबल ग्रोथ जो आपका होता है वो कभी 2.5 हो जाता है, उससे बढ़ाएंगे आप 3 पे ले जाएंगे, फिर कभी एक बार 3.5 की बात करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है जी, वो अगले 6 महीने में जो 3.5 हमने टारगेट किया तो 3.5 नहीं हम अचीव कर पाए, हम 3.2 के ऊपर रहे। आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको देखा जाए, जो आपका सिनेरियो है उसको देखा जाए, तो कम से कम पास के अंदर ग्रोथ रेट जो 7 to 8% हो, तब हम समझें कि वाकई इकॉनमी जो है वो उसने टेक ऑफ किया है सही मानों में। तो दूसरी बात जो रही है, जो आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, फिच हो गई या और जो आपकी रेटिंग्स तय करती हैं, रेटिंग तो होती है महीनों हफ्तों बेसिस, कभी किसी हफ्ते में आपकी अच्छी हो गई, किसी महीने में अच्छी हो गई, किसी महीने में आप नेगेटिव में चले गए, किसी महीने में आपने थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया। तो अगर इन रेटिंग्स के इंप्रूवमेंट के बावजूद आपके बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उसको हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पाए या उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। जहां तक बात आपकी, हम रेमिटेंस की बात करते हैं, देखिए पहले भी बात हुई थी कि रेमिटेंस जो है, हम जब एक प्राइम मिनिस्टर हमारा या एक्स प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि लोग जब ज्यादा बाहर जाएंगे तो उससे इकोनॉमी जो उसको बूस्ट मिलेगा क्योंकि वो पैसे कमा के पाकिस्तान भेजेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर, और फिर हम साथ ये भी बात करते हैं कि मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अब जब इसी तरह सारे लोग बाहर ही चले जाएंगे, बाहर ही जाकर काम करेंगे, वहां से रेमिटेंस आपको आएगा, तो मुल्क का जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमन जो कैपिटल है वो कहाँ से लेके आएंगे? क्या फिर दोबारा आप इन लोगों से कहेंगे कि अब आप वापस आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है? मैं पहले भी आपसे बात कही थी कि देखें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को रेमिटेंस के पर्पज ले लें, हमने रेमिटेंस ही बढ़ाना है, तो उससे बजाय कि अनस्किल्ड लोगों को भर भर के हम भेजें बाहर, तो बेहतर यह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो पॉपुलेशन का हमारे पास एक सेगमेंट था, मोर देन 50% हम कहते हैं यूथ है, तो उस यूथ को ट्रेन करके बाहर भेजें, और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डिमांड है उसके मुताबिक उन लोगों को ट्रेन करें, तो हो सकता है कि रेमिटेंस हम इससे कहीं ज्यादा कमा लें। लेकिन बात वही आ जाती है कि जब तक एक आप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, चीजें आपकी आगे नहीं बढ़ेंगी, और आप ढाकिज्म के ऊपर बैठे हुए हैं और उसी तरह चीजें जो हैं डे बाय डे आप चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, बताते हैं, और नॉमिनल टर्म में तो चीजें हमें अच्छी नजर आ रही होती हैं, लेकिन बात ये है कि जब हम उसको रियल टर्म्स के साथ जोड़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो है ना हमसे झोल हो गया है। वो झोल आप इसी तरह खत्म करेंगे जब आपके लोग जो पोजीशन पर बैठे हुए हैं या मिनिस्टर्स हैं, जब तक वो अपने फील्ड के मुतालिक अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा के या अपने महकमे को समझ के, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बातें आपकी जो हैं वो आगे बढ़ने की होंगी। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है। यहाँ पर मैं एहसन मेहंती साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। एक बड़ा अहम नुक्ता जो अभी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने रेस किया वो ये है कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको अगर हम और ज़्यादा वेल ट्रेन कर लें, ज़्यादा स्किल कर लें, तो मे बी हमारे पास रेमिटेंस ज़्यादा आएगी। और एक सेकेंडली एक पॉइंट इसके अंदर मैं ये भी डालूंगा कि हम उस यूथ बायोलॉजी या उस ह्यूमन कैपिटल को हम एक लाइबिलिटी क्यों समझते हैं? वो तो हमारे भी बड़े काम आ सकता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि जितनी स्किल्ड फोर्स होगी वो हेल्प करेगी। सारी चीज़ों को हमने हर तनाज़ों से देखना है। कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं कि अनएजुकेटेड लोग हैं तो इनकी जो
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं या लो स्किल्ड एक्टिविटीज हैं, वहाँ पर पूरी दुनिया पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़े लिखे लोग भी जो है वो एक एसेट हैं। आप देखें तो ज़्यादातर डिमांड जो है वो लेस स्किल्ड लोगों की हैं। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, वो ऐसे काम नहीं करते जो स्किल्ड लोग जो है वो काम करते हैं, वो हमारे अनस्किल्ड कर लेते हैं काम। तो आई थिंक कि जो हर तरीके को हमने देखना चाहिए। हो सकता है हमारी स्किल्ड लेबर हो बट वो वहाँ से कॉम्पीट नहीं कर सके उनकी स्किल्स के साथ। तो बहुत सारे मामलात हैं, अनस्किल्ड भी इज ओके, कोई इतना नेगेटिव इसको नहीं लेना चाहिए। जाहिर है वो अनस्किल्ड वर्क करते हैं बट जाहिर है उनकी प्रॉपर जो हम कहते हैं एजुकेशन अगर दें हम उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें तो हो सकता है जिस तरह हम IT प्रोफेशनल्स निकाल रहे हैं दैट कैन हेल्प। ह्यूमन रिसोर्स में अगर आप देखें तो हमारे रेमिटेंसेस का नंबर रिफ्लेक्ट करता है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। स्किल्ड भी बुरा नहीं है, वो भी हेल्प करेगा, अनस्किल्ड भी बुरा नहीं है क्योंकि अनस्किल्ड की भी डिमांड है पूरी दुनिया में। तो हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स मिडल ईस्ट में जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर ये स्किल्ड होते तो जाहिर है वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिलती, वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा होती। बट वी आर सीइंग कि रेमिटेंसेस के नंबर ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होते चले जाएंगे, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। एक्सपोर्ट नंबर्स हमारी इंपोर्ट को नहीं मीट कर पा रहे और अनफॉर्चुनेटली इस वजह से जो है हमारी ग्रोथ नंबर्स हमारे नजर नहीं आते। तो हमें हर तनाज़ुर से देखना चाहिए। इस वक्त हमारे जो इश्यूज हैं, क्रिटिकल इश्यूज, वो पर कैपिटा इनकम है जो हमारे जो प्रॉब्ली लॉ एंड ऑर्डर को भी इम्पैक्ट करती है। फिर साथ में सिक्योरिटी सिचुएशन के अलावा हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स हैं उसको अगर बढ़ाना है तो जाहिर है उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें ओवरऑल पर्सपेक्टिव तो हम वी आर गोइंग प्रॉपरली, हमारे फोकस्ड जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की साइड पर, फिस्कल साइड जो है वहाँ पे हमें थोड़ा जोर देना है कि गवर्नमेंट जो अपने एक्सपेंडिचर्स करे वो जाहिर है उसके आउटकम हो इनकम ओरिएंटेड, रेवेन्यू ओरिएंटेड। वहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे रह गए बट आई थिंक गवर्नमेंट फोकस कर रही है। एटलीस्ट पंजाब में तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस नहीं आ रही हैं और फिर जाहिर है प्राइवेटाइजेशन की भी जो गवर्नमेंट की ड्राइव है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कुछ चीजें हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, कहीं पे गैप्स हैं जिस तरह से आपने कहा HR डेवलपमेंट में। आई थिंक कि जितनी एफर्ट की जाए वो कम है और ओवरऑल देखा जाए तो वी आर इन सम बैलेंस। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पूरी दुनिया की, जो पॉलिटिकल नॉइज है वो सारी दुनिया भर की जो नंबर्स हैं, एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो हमें पूरे सारी सिचुएशन को ग्लोबल तनाज़े में देखना चाहिए कि इस वक्त ईरान पे जो सिचुएशन है और US इज टारगेटिंग वहां पर भी कोई डील बन जाए। तो आई थिंक इस सिनेरियो को भी देखना चाहिए। ग्लोबल स्टॉक वीक हैं सारी, US के अपने हालात थोड़े से बेहतर नहीं है, वो काबिज है बहुत सारी इकोनॉमीज पर। तो आई थिंक ये सारे तनाज़ों में देखा जाए तो वी आर somehow परफॉर्मिंग पॉजिटिवली। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट गवर्नमेंट का भी है कि उसने IMF के साथ अच्छी डील की है और हम डॉलर स्टेबल हैं इस वक्त, तो जिसकी वजह से जो है हम मोर लेस जो है लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ है जो कि आपकी तरफ से आ गई, लेकिन यहाँ पर आपने जो इशू रेज़ किया है, मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से इस बारे में भी पूछूँ कि शहबाज साहब, अगर हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एम्ब्रॉयल हो गए, एंटेंगल हो गए, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अपने लिए क्या कोई कुशन या बफर क्रिएट किया है कि अगर उसका फॉल आउट हम पर आता है तो हम किस तरह से उसको टैकल कर पाएंगे? इधर साइड क्या कहते हैं आप? जी, यहाँ देखें मेरी उस बात की फिर इंपॉर्टेंस जाग जाती है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल सिनेरियो की, या हम बात करते हैं रीजनल सिनेरियो जो है, या हम ये कहते हैं जियोपॉलिटिक्स जो है वो देखें उसकी सिचुएशन कितनी खराब हो रही है, या US से जो है वो बहुत सारे ममालिक के ऊपर काबिज है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं थोड़ा सा इसको फिर ह्यूमन कैपिटल के जुमरे में ले जाता हूँ कि हमें पता ये नजर आ रहा है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी डे बाय डे इतना डेवलप होती जा रही। जापान दुनिया का एक मुल्क है जहाँ पे एक कार जो है, एक पुर्जे से लेके कार बनने तक सारा काम रोबोटिक के थ्रू हो रहा है। अगर आने वाले 4-5 सालों में रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस कर देती हमारी अनस्किल्ड लेबर को, तो फिर हमारी अनस्किल्ड लेबर कहाँ जाएगी? आप यूरोप में देखें रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस करती जा रही है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर हम फ्यूचर को मद्दे रखते हुए, फ्यूचर की जो डिमांड्स है उसको देखते हुए, या रिक्वायरमेंट उसको देखते हुए अपने ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन करें तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे और बेहतर कमाई हम कर सकेंगे। फिर यही बात आ जाती है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबली चीजें इस तरह की खराब हो रही हैं, तो हमने इन हालात को देख के हमने तैयारी क्या की है। हाँ, IMF की हम बात करते हैं कि उसने IMF ने अप्रिशिएट किया, लेकिन फिर वही बात है कि ये बात होगी शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में हमने क्या सोचा है?
क्या लॉन्ग टर्म के अंदर हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे ये बात करके कि हाँ जी ठीक है 2.5% ग्रोथ है तो ठीक है चलिए, 3.5% ग्रोथ है ठीक है चलिए। आपके इर्द गिर्द मुल्क जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो 6.5% है, 7.5% है या 8% है, तो वो भी आजकल मुश्किल जो है उनके अंदर चल रही हैं। तो हम जो 2.5 ग्रोथ रेट के साथ क्या हम वाकई सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को? तो जहां पे फ्यूचर या ग्लोबल सिनेरियो जिसको मतलब रख के हम बात कर रहे हैं, तो फिर हमें जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी अहमियत मेरे ख्याल में मतलब रख के ही सारी चीजें जो है वो तैयार करनी चाहिए। ये तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपने बड़ा मामला एक रेज कर दिया है जब आपने ग्रोथ नंबर्स के बारे में बात की है, और एहसन मेहनती साहब जो ग्रोथ नंबर्स के बारे में इन्होंने बात की है, लेट्स से फॉर डिस्कशन सेक पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करेक्ट नहीं है। बहुत पिछली दफ़ा भी आपके साथ प्रोग्राम में बात नहीं की थी, और वो वेरिएशन भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है या उसको एग्रीगेट लिया जाता है। तो रियली स्पीकिंग पाकिस्तान की फिर शायद इकोनॉमिक ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो शायद और ज़्यादा श्रिंक्ड हमें दिखाई दें। तो अगर ये अभी वाले भी हैं, चलो हम मान लेते हैं, गवर्नमेंट भी जो दे रही है वो भी मान लेते हैं, तब भी पाकिस्तान वो ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहा जिससे पाकिस्तान मैप पर एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर सामने आएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो हमारी जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अगर फॉर एग्जांपल 4% है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 3% है, तो हमने तो वीक होना ही है उससे। तो जाहिर है पोटेंशियल हमारा बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एनर्जी कॉस्ट है इतनी ज़्यादा है कि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ ला नहीं सकते। एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए काफ़ी गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भेजा चाइना ट्रेनिंग के लिए। आई थिंक कि आके वो एग्रीकल्चर यील्ड्स हमारी इंप्रूव करें, और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी अगर हमारी होती है तो जाहिर है हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमें जो है जो हमारी एफर्ट्स हैं उसको हमें डेलिब्रेशन उसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी, और उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको हमें आएगी भी। जाहिर है इस बार फ्लड अपेरेंटली हमें नजर नहीं आ रहे, लास्ट ईयर फ्लड तो उसमें ग्रोथ नजर नहीं आई। तो हम मोरलेस जो है वो डिपेंडेंसी जो है हमारी आईटी जो सर्विसेज है उनकी तरफ कर सकते हैं, और आईटी एक्सपर्ट जो है वो बना सकते हैं। वक्त के साथ गवर्नमेंट बना भी रही है, तो इसको इतना वो क्रिटिकली हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें ग्रोथ चाहिए, पर सारी दुनिया में जियोपॉलिटिकल नॉइज है, अब पूरी दुनिया में जंगें होंगी, हम एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंडिया को देखें तो अभी यू के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर उसको कोई फेवरेबल टैरिफ मिले हैं। आई थिंक कि वहां पे भी जो हमारी $9 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो हमें जो है वो इसको जो वेरियस हमारे साथ जो इस वक्त हमारी डील हो रही है चाइना के साथ $10 बिलियन की मिनरल, आई थिंक वहां पर भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि हमारी मिनरल की जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज है वहां पर कुछ रिसोर्सेज लग सकें। तो हम अपने हिसाब से तो सारे काम पॉजिटिवली कर रहे हैं, और आई थिंक जिस तरह से आपको गवर्नमेंट की डेलिब्रेशन नजर आ रही है, प्राइवेटाइजेशन भी हुई काफी एंटिटीज की जो कि लॉस मेकिंग थी और हैं, और आई थिंक कि जो मेहनत की जा रही है गवर्नमेंट के लेवल पर तो वो फोकस्ड है। और इसको हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट एग्जैक्टली एक विशेस को अपनी हम नहीं पूरी कर सकते एट वन मोमेंट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता ही है अपेरेंटली कि जो हमारे नंबर्स हैं वो अच्छे होते रहेंगे। एफडीआई नंबर्स भी आएंगे, हमारी रिकोडेक के एक्सपोर्ट नंबर्स भी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो डेट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलिट्री इक्विपमेंट हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो मिलिट्री के ऑर्डर्स इतने सिग्निफिकेंट हैं कि हमारे जो आईएमएफ की गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है कि वक्त के साथ हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक कि बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशंस हैं उन पे वर्क किया जा रहा है, और इसको हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली देखना चाहिए कि एक ओवरनाइट तो नहीं सॉल्व होगा, बट इन अ डिकेड हमें भी नजर आ रहा है और आपको भी नजर आ रहा है रिकोडेक ने जो है काफी डॉलर्स देने, इसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ सकता है, हमारे डेट भी रीपे हो सकते हैं। तो एक सिल्वर लाइनिंग मौजूद है, वो रिकोडेक है, मिनरल एक्सपोर्ट्स हैं, मिनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। होपफुली हम रिजॉल्व कर लेंगे और हमारे ग्रोथ नंबर्स हमें नजर आएंगे। ये बात आपने बहुत इंटरेस्टिंग की है, और उस पर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब का कमेंट ज़रूर लूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मुझे ये बताएं कि ये जो पॉजिटिव और अच्छी एक्सपेक्टेशंस इस वक्त बयान की हैं एहसन मेहनती साहब ने कि हम रेकोडेक अपने मिनरल रिसोर्सेज और डिफेंस डील्स के ज़रिए एक ख़ास टारगेट अचीव कर पाएंगे, आर यू इन अग्रीमेंट विद दैट? देखिए, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसके साथ मैं एक बात ये करना चाहूंगा कि इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि चीजें पॉजिटिव हो रही हैं और हम पूरा उम्मीद भी हैं, पूरा उम्मीद हमें होना भी चाहिए।
लेकिन बजाय इसके कि हम फिगर्स के अंदर मैनिपुलेशन करें और लोगों को बताएं और लोग ये रियलाइज करें कि ये फिगर जो है वो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन रियल टर्म में सिचुएशन जो है बड़ी वर्स है, तो बेहतर ये है गवर्नमेंट जो रियल सिचुएशन है इकोनॉमी की, जो रियल फिगर्स हैं मेरे ख्याल में वही बाहर आने चाहिए। उसके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो गवर्नमेंट अपने उस क्रिटिसिज्म से बच जाएगी जो हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, और दूसरा समझता है शायद पता नहीं गवर्नमेंट के बारे में मनफी बातें हो रही हैं। दूसरी बात ये होगी कि जब रियल फिगर्स हमारे सामने होगा तो फिर हम देखेंगे कि भाई साहब अब हमें टारगेट जो क्या बना के चलना है, और ताकि ये फिगर जो हमने बताया है इसको कल इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो, परसों इसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो, उसके बाद उसके अंदर और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। तो जब ये पॉलिसी आप अपनाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में ऑनेस्टी का जो एक मैंने एलिमेंट पहले ही बात आपसे की थी वो आपको भी नजर आएगा, मुझे भी नजर आएगा, आम आदमी को भी नजर आएगा। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, वो चीजें हमें ऑनेस्ट तरीके से करनी चाहिए। ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम का मुल्क है, और इसको बनाना संवारना ये हमारा काम है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार जनाब अकमल चौधरी साहब। अकमल चौधरी साहब, वेलकम करता हूं आपको शो में। हमारे साथ एहसन मेहनती साहब भी मौजूद हैं और एहसन मेहनती साहब से भी अच्छी मुफस्सिल गुफ्तगू हो रही थी। हम अकमल चौधरी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अकमल चौधरी साहब, पाकिस्तान के ग्रोथ नंबर्स और फिगर्स के मुतल्लिक लोगों की मुख्तलिफ आरा भी पैदा हो रही हैं और उसके बारे में रिविजन्स भी आ रही हैं। तो सबसे ये पहले बताएं कि क्या पाकिस्तान के ग्रोथ नंबर्स में डाउनवर्ड रिवीजन इन पॉजिटिव ख़बरों के साथ मैच हो रही हैं या मिसमैच हो रही हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। हमें बताया जा रहा है कि मईशत इतनी तरक्की कर रही है, दिन दुगनी रात चौगनी, दूध शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ डाउनवर्ड रिवीजन हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये बात समझ नहीं आई मुझे जी। देखें, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड बैंक या IMF और हालिया जो फिश ने जो जारी की है पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड वो 3.5 के लगभग जो है ना वो GDP ग्रोथ है। और ये किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और जिसकी पाकिस्तान के जैसी इकोनॉमी हो और जो माजी में जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार भी रह चुकी हो और एक वक्त में जिसका GDP ग्रोथ माइनस में भी रह चुका हो, उसके लिए 3.5% GDP ग्रोथ जो है ना वो जीरो के बराबर है, क्योंकि इतनी ही लिहाज से हमारी जो है वो आबादी बढ़ रही है। तो ऐसी ग्रोथ जो है वो 2.53% के हिसाब से हमारी आबादी बढ़ रही है, उसी के हिसाब से अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है भी, हालांकि जो हमारे जो लोकल स्टेट बैंक की या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फोरकास्ट है वो तो तकरीबन 4 साढ़े 4 की बातें कर रहे हैं। तो वो तो खैर 5 तक और 6 तक भी लेके जा सकते हैं ऑन पेपर्स ना, लेकिन जो रियल जो इंडिपेंडेंट जो इदारे हैं उन्होंने 3.5 तक की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट की हुई है। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो 3.5 जैसा कि मैंने बताया कि 3.5% ग्रोथ जो है वो नेट अगर हम करें उसको पॉपुलेशन के साथ तो वो तो जीरो बनती है, तो वो कोई इतना हेल्दी या मतलब कोई अच्छा साइन नहीं है। एटलीस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी 6 से 7% के लगभग अगर ग्रो करती है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 to 5 years, तो हम कह सकते हैं कि यार हमारी जो है वो पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रही है या हमारी जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ी सी हलचल जो है वो नजर आ रही है। तो ये जो सारे एस्टिमेट्स हैं कहने की हद तक ठीक है, लेकिन जब हम उनका अंदरूनी तौर के ऊपर मुआयना करते हैं तो वो चीजें बिल्कुल ही उलट नजर आती हैं। एक बात आपको जो है ना मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जैसे LSM ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ बताई जा रही है कि पिछले 6 महीने में तकरीबन 6% रही है। तो अब इसको देखा जाए तो बड़ा हेल्दी साइन है। और क्या नाम है उसका है भी, लास्ट टाइम जो है वो हमारी इतनी कम ग्रोथ थी LSM की, तो उसमें अगर ये 6% की ग्रोथ है तो अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसको डिटेल में देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा जो ग्रोथ हो रही है वो किसमें हो रही है जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ हो रही है, पेट्रोलियम सेक्टर, ठीक है ना, और दूसरे जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें, ये सारे कस्टमर डिमांड ओरिएंटेड है, ठीक है ना, ये डिमांड लेड ग्रोथ है। हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ। आयरन और स्टील में जो है ना वो कोई हमें ग्रोथ नहीं नजर आ रही, केमिकल फार्मास्यूटिकल में जो है ना वो हमें कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही। तो जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर है। इन अदर वर्ड्स में अगर कहूँ कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उसकी जो है ना शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। और जब तक जो है वो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नई मशीनरी नहीं आती, आउटपुट नहीं बढ़ता, तो GDP कैसे बढ़ सकता है मेरे भाई?
ये तो आपने ये सवाल जो है ना, पूछा वो है, असल सिचुएशन है, इसका आपको पूरी कहानी समझ में आ गई हो। जी मुझे बिल्कुल कहानी तो मैं समझ जाता हूँ, लेकिन भोला बहुत बनता हूँ। भोला बन के गुग्गा बन के बच जाता हूँ। वरना अगर मैं बता दूं कि मुझे कहानी समझ में आ गई और कहानी का मफहूम क्या है, तो लोग मेरे बड़े दुश्मन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं एहसन मेहनती साहब मौजू बदल देता हूँ, आपके पास आता हूँ। भाई आपका पसंदीदा मौजू आ गया, आपने क्या करने का इरादा किया सर? चांदी का रेट कहाँ लेके जा रहे हैं आप? क्या कर क्या रहे हैं एहसन मेहनती साहब? कहाँ रुकेगा ये? देखें, ये तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं ईरान के साथ जो तनाज़ात हैं, यूएस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। आई थिंक कि ये जो इनकी जो डील होने लगी है, आई बिलीव ये डील अगर हो जाती है ईरान के साथ, तो ये फिर एक हम देखेंगे कि इसमें एक रुकाव देखा जा सकता है। अनलेस ये डील नहीं होती, तो जब तक ये फिर हमें अनसर्टेनिटी और सेफ हेवन की नहीं, लेकिन डिमांड। डिस्पाइट द स्टेटमेंट कि दे वांट टू सिट ऑन द टेबल, स्टिल द मेटल्स आर एट हाई गियर। क्या रीजन है उसकी? देखिए, वो तो अदर साइड तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि कोई डील हो रही है, या ये कोई ऐसी कोई न्यूक्लियर के कोई एक जो रिजॉल्व है। आई थिंक कि एक डिस्टेंस जो मिसकम्युनिकेशन समझें कि जो यूएस है वो डिटरमिन्ड है कि वहां से डील होगी, और जो डील करने वाला है वो कह रहा है कि हमें कांटेक्ट नहीं किया जा रहा किसी भी तरह की डील के लिए। तो अब ये जो मिसकम्युनिकेशन है, आई थिंक कि इसके अंदर कोई पार्टनर्स हों और कोई लोकेशन हो जहां पर कोई अरब नेशंस प्ले रोल करें और उसको इस अनसर्टेनिटी को कम करें। बट आई थिंक कि उनकी भी फेवर में है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो बढ़ती हैं इस वेनेजुएला की इवेंट के बाद, ऑयल $40 पर आ जाना चाहिए था, बट ऑयल इस वक्त $61 पे। और उसका रीजन यही है कि ये पोटेंशियल एक वॉर लाइक सिचुएशन है इस एरिया में, जिसमें ऑयल प्राइसेस हायर साइड पर है। फ्लिप ऑफ अ कॉइन, नहीं, फ्लिप ऑफ अ कॉइन, टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग? फ्लिप ऑफ अ कॉइन। देखिए, देयर इज 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। अच्छा, बट उसकी टाइमिंग तो नहीं पता कि ये हैपनिंग इन अ वीक है, हैपनिंग इन अ मंथ है या मंथ है। तो एक्चुअली टाइमिंग ही एक रीजन है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है, आप देखें तो सिल्वर की सप्लाई साइड कम है या वीक है, और अगर आप देखें तो गोल्ड की डिमांड साइड जो है वो हाई है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली द विनर इन दिस गेम इज गोइंग टू बी चाइना। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? देखिए जी, बिल्कुल, बिकॉज इसकी जो एक्यूमुलेशन है ये वो चाइना के पार्ट पर है। दोनों ही अगर आप देखें मेटल्स, इनके अंदर सिल्वर की भी एक्यूमुलेशन चाइना पर है, और गोल्ड की जो ट्रेजरीज यूएस सेल हुई हैं उसके अगेंस्ट में भी गोल्ड लिया गया है। तो विनर तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये अपेरेंटली चाइना इसलिए भी है कि वो कंटिन्यूसली बाय कर रहा है दोनों चीजें, और दोनों चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और इनकी जो रुकावट होगी वो ये होगी कि ये जो जियोपॉलिटिकल नॉइज है ये खत्म हो जाए। और अनफॉर्चुनेटली लेकिन जस्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस डायनेमिक, the supply of gold and silver both is limited, right? So if someone accumulates and does not sell, the price goes higher, right? एग्जैक्टली और फिर ये भी देखें ना कि वो यूएस ट्रेजरी क्यों सेल कर रहा है चाइना। वो इसी वजह से कर रहा है कि जो अटेम्प्ट्स हैं जिसमें टैरिफ राइज किया और फिर चाइना के अगेंस्ट में यूएस पॉलिसीज हैं, तो उस सूरत में चाइना की जो सेल है यूएस ट्रेजरीज की, वो बेसिकली जो है इनकैश होके गोल्ड की तरफ जा रही है। तो वो डॉलर वीक हो रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है, और जाहिर है ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोस्ती नहीं होती। तो या फिर जो है ये जो अटेम्प्ट हैं ईरान की लेकर, आई थिंक सेफ हेवन डिमांड जो है वो जाहिर है बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट होती हैं, स्पेकुलेशन भी होती है, इसमें चाइना की जेन्युइन डिमांड है। लेकिन ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल था ना। देखें, मैंने खुद भी एक रिसर्च रिपोर्ट अपने एक फॉरेन जो एक आप समझेंगे जो लोग रिसर्च सीख कर रहे थे उनके लिए बनाई थी। तो उनके लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई उसमें यही बात थी कि गोल्ड में टच $6,000 according to various surveys, but it was never expected that it would do so in January. जी, अब तो $10,000 भी होगा होपफुली। वजह यह है कि जो शुभ बोलें, क्या बोल रहे हैं? जो जियोपॉलिटिकल नॉइज है, आई थिंक कि वो तो खत्म नहीं हुई है, और ये अरमदा जो है ये वापस भी नहीं गया है, ये वहीं खड़ा हुआ है। इसकी भी अपनी एक कॉस्ट है।
खड़े रखने की। तो अनफॉर्चुनेटली जब तक ये नहीं, you just said softly, you said $10,000. I'll just include अकमल चौधरी साहब in the conversation. अकमल साहब, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। एहसन मेहनती साहब, भैया दुनिया के अंदर जो सिलसिला हो रहा है और बड़े इनका तरीका है, बड़ा सॉफ्टली ये बात कर देते हैं। $10,000 आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी अकमल चौधरी साहब? देखें, गोल्ड की जो है ना, वो जहां तक प्रेडिक्शन है या सिल्वर की, एक तो करंट हाइक है, ये जो इस वक्त जो फौरी तौर के ऊपर हाइक है ना, उसकी वजह तो सिंपली ये जो अमेरिका ने अपना बैरी बेड़ा मूव किया है, जो रिपोर्टेडली मूव किया है बकौल ट्रंप के, ठीक है ना। और ट्रंप की जो है ना वो बयानात को आप इस तरह भी समझ सकते हो सकता है वो वहीं पे खड़ा हो, सिर्फ जो है ना वो ईरान को डराने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहरी बेड़े को मूव करना दैट टेक्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब ये कोई मुफ्त में जो है ना वो वहां से यहाँ ईरान के साहिलों तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इसमें इस वजह से जो है ना वो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में और बिजनेस कम्युनिटी में एक पैनिक पैदा हो गया है। तो ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ पे गोल्ड जो है ना वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है $555 पर आउंस था इंटरनेशनल मार्केट में, और सिल्वर जो है ना वो $114 या $15 पर आउंस पे पहुंच गया। तो ये पिछले हफ्ते जो है ना ये $80-90 पर आउंस पे थी सिल्वर यार, और अब ये गोल्ड का जो है ना ये 5,000 3 दिन पहले $5,000 पर आउंस था, ठीक है। तो ये इतना जो लंबा जंप लगा है ना, ये डेफिनेटली जो है ना वो एक तो ये जो अनसर्टेनिटी है और वो जो अमेरिका की तरफ से जो ईरान के ऊपर किया जा रहा है सिलसिला, तो अगर तो इसमें कोई इमीडिएटली डायलॉग और कोई सेटलमेंट की तरफ जो है ना हम जाते हैं तो इसमें हम डाउनवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अभी भी जो है ना वो 5,000 वैसे तो 4,500 एक्सपेक्ट किया जा रहा था बाय जनवरी, लेकिन अगर उसको मैक्सिमम साइड पे भी ले लेना तो दैट इज 5,000, ठीक है ना। ये 5,500 भी क्रॉस कर गया तो ये बड़ा मतलब अलार्मिंग साइन है। और इसका बिल्कुल जो इस वक्त जो अमेरिका ने इब्राहिम लिंकन को मूव किया है, इसको मैं डायरेक्टली एसोसिएट करूंगा उस मूव से, ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त मूव है। बाकी जो रूटीन में जो गोल्ड महंगा हो रहा था या सिल्वर में भी थोड़ा सा बल्कि ज्यादा ही उसमें भी प्रोपोर्शनली इजाफा हो रहा था, उसके पीछे सिम्टम्स कौन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो नो डाउट कि डॉलर की जंग चल रही है और इस जंग में जो है ना अमेरिका जीतेगा या रशिया, चाइना, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, कौन जीतेगा। क्योंकि देखिए मैंने अभी पिछले दिनों अपना एक आर्टिकल भी लिखा, उसमें भी मैंने लिखा है कि जी वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो चेंज होने जा रहा है, और चेंज बिल्कुल इस तरह होने जा रहा है कि अब एक कोई सुपर पावर नहीं रहेगा और मल्टीपल कंट्रीज अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से जो है वो अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे। कोई एक कंट्री डोमिनेंसी की पोजीशन में नहीं होगा, और वही एग्जैक्टली होने जा रहा है। साल 1.5 साल में जो है ना वो नजर भी आ जाएगा। डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है, ये इस तरह जो अमेरिका उतावला हुआ है और हर एक को धमकियां दे रहा है, तो उसको पता है ना कि उसका डॉलर कोई ले नहीं रहा ना, उसका डॉलर जो है वो लोग सारे गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डॉलर, बिकॉज डॉलर जो है ना वो उसकी वजह से वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि हम आपके रिजर्व को जो है ना वो फ्रीज कर देंगे। अब पाकिस्तान की मैं मिसाल देता हूँ कि जी फर्ज करें ये जो $20 बिलियन के जो रिजर्व हम फॉरेक्स की क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, उसका अगर 60% भी जो है ना वो डॉलर में हो तो समझे ये $16 बिलियन तो हमारे अमेरिका में पड़े हुए, क्योंकि ये कोई फिजिकल फॉर्म में थोड़ी होते हैं। इसी तरह सारी दुनिया की हुकूमतों के जिनके भी डॉलर में रिजर्व है वो अमेरिका में है, तो सारी की सारी ट्रेड जो है ना वो अमेरिका जब चाहता है पाबंदी लगा देता है, उनके अकाउंट फ्रीज कर देता है, तो लोग तो इससे तंग आएंगे और वो कहते हैं ठीक है भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारे रिजर्व, हम जो है आपस में ट्रेड कर लेंगे। तो आप देखें इंडिया और रशिया आपस में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसी तरीके से चाइना ईरान के साथ आपस में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर को इन्वॉल्व ही नहीं वो लोग कर रहे हैं। तो ये परेशान कुन सूरत हाल है अमेरिका के लिए, पूरी अमेरिका की इकोनॉमी इसमें कोलैप्स करने का खतरा है। तो ये सारा सिलसिला है कि एक तो जो इसका इमीडिएट एस्पेक्ट है गोल्ड में हाइक का, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा वो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें जो है ना वो दूसरी तरफ जा रही हैं, तो वो ये सिर्फ चाइना का और अमेरिका का मुकाबला इसको आप ना लें, ये पूरी दुनिया का और अमेरिका का मुकाबला है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे यूरोपीय यूनियन एंटी अमेरिका स्टांस लेके चल रहे हैं, तो मुख्तलिफ जो है ना आपको चीजें और सूरत हाल होती नजर आएगी, नए एलाइज बनते हुए नजर आएंगे, नए ग्रुप्स बनते हुए नजर आएंगे कंट्रीज के, और वो लोग आपस में एक दूसरे की करेंसियों में लेन देन कर रहे होंगे। डॉलर इज नो लॉन्गर अ स्टेबल करेंसी, और दिस इज व्हाट अमेरिका जो है ना वो हर हाल में चाह रहा है कि जो है ना अगर डॉलर से इंटरनेशनल ट्रेड हट गई तो फिर वो ब्लैकमेल कैसे करेगा, फिर वो IMF के जरिए लोगों को
किस तरीके से जो है ना लोगों की इकोनॉमीज को डील करेगा। तो दिस इज व्हाट द एक्चुअली प्रॉब्लम इज, और जो अच्छा, यहाँ मैं सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसको देखते हैं। ये नहीं बड़ी अहम डिस्कशन शुरू हुई है। तो एहसन मेहनती साहब, मैंने आज डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान भी इस सिलसिले में देखा। उनका बुनियादी तौर पे जो मैं समझ पाया, उनका बुनियादी तौर पे कहना यही था कि डॉलर की कदर में कमी जो है ये उनके लिए अच्छी है, क्योंकि इससे उनकी मईशत को फ़ायदा होगा। शायद उनका कहने का मकसद ये था कि उनके मुल्क के एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगी और वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका कहना यह था कि बहुत सारे ममालिक जानबूझ के अपनी करेंसियों को कम रखते हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव बने, उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सपोर्ट मिले। क्या कहते हैं आप? देखिए, यू आर राइट कि एक तो ये पहलू भी है कि जो आप देखें तो जो चाइना का जो इस वक्त यूएस करेंसी का डंप करना है, यूएस ट्रेजरी सेल करके और जो डंप करके जो वो गोल्ड की जो उनकी है बाइंग, मेजर रीजन तो ये है कि यूएस की अपनी ट्रेजरी जो होल्डिंग है, जो दूसरी कंट्रीज की हैं जिनके साथ वो नेगोशिएट कर रहा है, वो तो होल्डिंग बढ़ रही है। यानी कि यूएस डेट में जा रहा है तो कोई ना कोई डेट तो ले रहा है। अगर चाइना सेल कर रहा है तो अपेरेंटली यूएस की इकोनॉमी तो स्टेबल है और नजर भी आ रही है। और कल जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन है पॉलिसी रेट को 3.5% पे रखना, आई थिंक कि ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा यूएस करेंसी के लिए, जो इससे पहले फॉल हो रही थी, अब यूएस करेंसी गेन की तरफ दोबारा जा रही है। बट उसके साथ ही जो है हम देख रहे हैं कि उसके गेन होने के बावजूद जो है वो गोल्ड प्राइसेस का इजाफा होना और फिर सिल्वर प्राइसेस का भी इजाफा होना, तो यानी कि इसमें पीछे चाइना है जो कि यूएस ट्रेजरीज को डंप कर रहा है। और दूसरी जो मुल्क हैं वो यूएस ट्रेजरीज की जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस सरवाइव कर रहा है और करेंसी स्टेबल है और यूएस इकोनॉमी स्टेबल है। और आई थिंक कि जो टेरिफ लेवीज हैं वो भी डरा रहे हैं बहुत सारी इकोनॉमीज को, जिसकी वजह से वो ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़ रही हैं यूएस की अपनी। तो इस हिसाब से हम देखें तो चाइना की जो होल्डिंग है गोल्ड की और फिर सिल्वर की वो बढ़ती जा रही है, बिकॉज वो ट्रेजरीज बिकेंगी तो वो जाएंगी। तो चाइना की तरफ अगर कोई अच्छी बात हो जाए यूएस की अपनी, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉल हो सकता है, वरना प्रोग्राम कुछ लंबा है सिल्वर के लिए भी और गोल्ड के लिए। अच्छा, यानी आपका ख्याल है थोड़ा लंबा सीन है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ऐड कर दूं आपको, ये जो गोल्ड की जो बात हो रही है ना, एक चीज ध्यान में रखें, गोल्ड की और डॉलर की कीमत में एक साथ इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम गोल्ड की प्राइस की बात करते हैं तो गोल्ड को हम किससे एक्सचेंज करते हैं? डॉलर से। तो भाई अगर गोल्ड महंगा हो रहा है तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली तो हम ये कह रहे हैं ना कि डॉलर सस्ता हो रहा है। गोल्ड का मुकाबला किससे है? डॉलर से ना, या सिल्वर का मुकाबला किससे? डॉलर से। तो इन दोनों चीजों का महंगा होना इस बात की एविडेंस है कि जो है ना वो डॉलर सस्ता हो रहा है। अगर वो महंगा हो रहा होता और फिर उसका मुकाबला आप इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में भी करें ना तो वो भी सस्ता हो रहे हैं। हाँ, लोकली विद इन दी यूएसए अगर आप बात करें दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। नहीं, लेकिन एक चीज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, एक्चुअली गोल्ड जो है ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और हमने देखा कि बहुत अरसे से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन गोल्ड एज एन एसेट उसको कॉम्पनसेट नहीं कर रहा था अकमल साहब। तो मेन एम ये था कि गोल्ड का बढ़ना तो बनता था, वो आज ना बढ़ता किसी और दिन बढ़ता, लेकिन उसका बढ़ना लाजिम था, क्योंकि जो रूल है वो ये है कि इट इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इवन इन दी एज ऑफ हाई इन्फ्लेशन गोल्ड की कीमत नहीं बढ़ी, फिर यही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे किसी दिन बढ़ जाएगी और बढ़ गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है अली भाई, ऐसा नहीं है। गोल्ड की कीमत को अगर आप पिछले जो है ना वो 2-3 साल से देखें, 35,000 रुपए तोला से शुरू हुआ था भाई, 6 लाख रुपए तोला तक हो गया। कितनी महंगाई करनी है यार। अब तो जो है ना वो सिल्वर जो है, सिल्वर आपको पता है 30 रुपए तोला था साल पहले जी, आज जो है 115 रुपए तोला। एक साल में 3 गुना बढ़ गया ये। तो ऐसा नहीं है, इतनी महंगाई की हैजिंग और ये वो नहीं है इसमें। नो डाउट के जो है ना वो जो इंटरनेशनल बाइंग अपनी जगह पे हो रही है, गोल्ड की हो रही है, लेकिन सिल्वर में जो है ना मेरे ख्याल में स्पेकुलेशन, और उसमें ये जो इम्पैक्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये जो वॉर का जो इम्पैक्ट है, इससे पहले इजराइल का और तनाजा चल रहा था ईरान के साथ, अब तो अमेरिका डायरेक्टली उसमें कूद गया है। तो ये इंटरनेशनल जो सिचुएशन है ना वॉर की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हाइक आ गया। आपकी बात बिल्कुल उसमें वजन है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस ने बढ़ना था, लेकिन जितना बढ़ गई है ना उतना नहीं बढ़ना था।
ठीक है ना। तो ये जो एडिशनल इंक्रीज आया है दैट इज ड्यू टू दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, और जो इंटरनेशनल सिचुएशन उसके मुकाबले में क्रिएट हो रही है ये उसका असर है, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ी सी मैं लेकिन यहाँ पर अकमल साहब एहसन मेहनती साहब से ये पूछना चाह रहा था कि एहसन मेहनती साहब, हाउ बैड कैन इट गेट के भाई इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गई, वहाँ यूक्रेन और रशिया की भी जंग हुई लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं हुई, बट हाउ बैड कैन इट गेट, क्योंकि अभी तो पोलराइज दुनिया है, अब वो वाले मामला थोड़ी हैं, मुस्लिम उम्मा के अंदर उस तरह का इत्तेहाद भी मौजूद नहीं है कि जी सब वो हो जाएंगे, वो अगर कुछ होता भी है तो हाउ बैड कैन इट गेट। देखिए आई थिंक इस वक्त तो गेन्स आप काउंट करें कि पाकिस्तान के अंदर भी अपनी होल्डिंग होगी $10 बिलियन की गोल्ड की। आई थिंक कि वो $10 बिलियन अब पता नहीं शायद 20-22-25 बिलियन पे चला गया होगा। आई थिंक पाकिस्तान के पास टोटल 44 टन गोल्ड के जखायर हैं स्टेट बैंक के पास, ये तकरीबन 100 अरब। नहीं, वो ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा है, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपल होल्ड एज वेल। जी एहसन साहब, सॉरी। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो इसी तरह से होल्डिंग इंडियंस की भी है और आई थिंक उनको भी गेन्स में है। आई थिंक कि सिल्वर पे थोड़ा इम्पैक्ट इसलिए आएगा कि इंडस्ट्रियल यूज में वो यूज होता है, तो आई थिंक कि वो 3 टाइम प्राइस बढ़ गया और अभी इस साल ही 2 डबल और हो गया, तो 50% तक इस साल बढ़ गया, पिछले साल 70% बढ़ा। तो आई थिंक कि जो इंडस्ट्रियल जो कॉस्ट है उसके अंदर इजाफा होगा, इन्फ्लेशन होगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो टर्म्स हैं यूएस की चाइना के साथ वो वीक टर्म्स हैं, तो वो जो टर्म्स हैं वो अगर इम्प्रूव नहीं हुई तो यूएस ट्रेजरीज चाइना सेल करता रहेगा, और फिर जाहिर है जब वो डॉलर में आती है और फिर डॉलर भी जो है इफेक्टिवली जो वीक होता है, जब अगर चाइना उसको सेल करके गोल्ड ले लेता है या फिर सिल्वर ले लेता है, तो आई थिंक ये प्रोसेस है, ये चलता जाएगा। ये स्पाइरल इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि ये इस सिंड्रोम में हम आ चुके हैं और ये स्पाइरल जो है बढ़ाता जाएगा। बट जाहिर है जिसकी होल्डिंग है गोल्ड की वो गेन कर रहा है, और आई थिंक आपको भी पता है कि हर घर में गोल्ड है, तो जी। हम नहीं कह सकते कि ये जो है किसी के लिए नेगेटिव है, बट जो बहुत लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत गोल्ड था और है, तो उनके लिए गेन भी है। तो फिर जाहिर है उनकी कॉस्ट जो सिल्वर की होती है, मोबाइल फोन में यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में होती है, तो वो आई थिंक कि वहाँ पे थोड़ी कॉस्टिंग थोड़ी सी हायर साइड पर जाती है, तो हम वी कैन रियली से कि ये नेगेटिव है। और फिर जाहिर है चाइनीज जो एसेट्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है, तो ये तो एक सिचुएशन होती है। हमें बेनिफिट बहरहाल है सिचुएशन में ये हुआ कि चाइना ऑयल की जो है उसका वेनेजुएला के बाद हमारे ऑयल प्राइसेस लोअर साइड पर हैं, तो पाकिस्तान का $3 बिलियन का इंपोर्ट बिल होता था, वो $10 बिलियन का हो जाएगा। $6 बिलियन हमें वहाँ सेव हो गए मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट नंबर 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हो गया, तो 6 महीने का, तो वो आई थिंक कि वहाँ पर जो है वो खपत सिल्वर की बढ़ गई है, तो वहाँ पे स्पेकुलेशन भी है बहुत ज्यादा। तो वी कैन रियली से कि जो इसका जो गोल्ड प्राइसेस का बढ़ना है ये नेगेटिव है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। उसकी वजह ये कि हमारा हमारी जो अपने एसेट्स हैं गोल्ड के लोकल जो पब्लिक के पास है वो उसके अंदर भी इजाफा हुआ है, और फिर जाहिर है इसकी डिमांड भी कम होगी अगर प्राइस अगर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, 5 टाइम प्राइस हो गई है पिछले 5 साल 10 साल में, तो आई थिंक इसकी डिमांड भी कम होती है। तो वी कैन रियली से कि इसकी जो लॉस है मुल्क के लिए इसके हमें बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे, जिस तरह से गेन्स हमें हम काउंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल इस चीज़ को जमा कर लेते हैं जो गुफ्तगू हमने की। मेरे ख्याल से इकॉनमी को मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के साथ देखा, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, फिर दुनिया की भी इकॉनमी की जानिब देखा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, दुनिया की हालात वाक़यात मामलात बिल्कुल बदल रहे हैं। पाकिस्तान एक तरह से एक अच्छी पोजीशन में आ गया। मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। देखो अपने चैलेंजेस जो भी हैं, लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर अच्छी जगह पर आ गया। अब अपनी इकॉनमी को ठीक करे, ये पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ग्लोबल पर्सपेक्टिव के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशनिंग ठीक है, लेकिन अब अपने मुल्क के अंदर हम अपने हालात को कैसे सही करते हैं ये अब हमें देखना पड़ेगा। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।